दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि क्या यूक्रेन की प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगी या नहीं होगी। कल आपने देखा होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति मॉस्को में गए और पुतिन से मुलाकात भी की कि भाई यूरोप की समस्या को सॉल्व करना जरूरी है। ये सिर्फ यूरोप की सुरक्षा के लिए नहीं, एक नए युद्ध की शुरुआत से बचने के लिए, क्योंकि अगर कहीं वॉर होता है तो सभी का नुकसान होगा। और जरा सोचो आपकी कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि चाइना जैसे देश इस चीज को प्रमोट भी कर रहे हैं कि भाई रसिया आगे बढ़े और इस मुद्दे को आगे बढ़ाए। लेकिन जरा सोचो आप कि अगर मुसीबत बढ़ती है, यूक्रेन की प्रॉब्लम अगर मुसीबत के साथ सामने आ गई तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि यूरोप में क्या होगा और उसका बाकी दुनिया पे असर क्या होगा। एक तरफ तो हम कोरोना से परेशान हैं, पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी डाउन जा चुकी है, चाहे वो इंडिया हो या बाकी देश हो। दूसरी तरफ हम एक नए कोल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं जो कि कब वर्ल्ड वॉर थर्ड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। आपने देखा भी होगा, अगर आपने टीवी स्क्रीन ऑन की तो कुछ ऐसी डरावनी चीजें दिखती हैं आपको कि क्या दुनिया फिर से वर्ल्ड वॉर के खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ एक अनोखी सी चीज है जो आज के 30 साल पहले लगभग 1986 में घटना हुई थी, वो शहर फिर से दुनिया के सामने जिंदा हो उठा, जिसको आप चेरनोबिल के नाम से जानते हो। तो एक ऐसी क्लास लेते हैं जिसमें कि आपको सारे के सारे पहलुओं को कि भाई यूएसएसआर कैसे रूस बना या रूस कैसे यूएसएसआर बना, तो उन सारी प्रॉब्लम को क्लियर करके सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों शुरुआत होती है 1945, हालांकि बात तो 1945 से पहले की है, लेकिन अगर देखो कि होता क्या है। साल 1939 वर्ल्ड वॉर की लगभग शुरुआत हो चुकी थी और दुनिया में वर्ल्ड वॉर एक तरफ अगर देखो तो मित्र देश से, जिसमें कि अमेरिका ब्रिटेन जैसे देशों को आप देखते हो, फ्रांस को देखते हो। दूसरी तरफ अगर देखो आप तो जर्मनी, इटली और जापान जैसी शक्तियां थी। कुछ ऐसा हुआ, कुछ गलतियां हो गई। जैसे शुरू में क्या कहा जर्मनी ने कि हम भाई इधर की तरफ अटैक करने रसिया की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन दिक्कत क्या होती है, जर्मनी अपने वादे को तोड़ देता है और अटैक करता है रसिया की तरफ। रसिया इस वॉर से बहुत परेशान है, रसिया के एक एक शहर खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। रसिया को मजबूरी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नुकसान तो उठा ही चुका था, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी उस युद्ध में कूदना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। इधर अगर आप देखो कि अमेरिका जापान से परेशान है, जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया, हवाई द्वीप पे, और अमेरिका को भी वॉर में आना पड़ता है। फिर अगर देखो कि उस घटना से जस्ट पहले ये जो जर्मनी आपको दिख रहा है, जर्मनी की स्पीड इतनी तेज कि जर्मनी ने लगभग 8 से 10 दिन के अंदर पूरे यूरोप को पे वेस्ट की तरफ कब्जा जमा लिया था। अब उसने क्या किया, जर्मनी से एक गलती हो गई कि वो सिर्फ इधर पे ही कब्जा नहीं कर रहा था, अब उसकी मंशा थी कि वो रसिया की तरफ एंटर करे। अगर देखो कि पूरे यूरोप में सिर्फ एक देश बचा रह गया था और वो देश कौन सा था, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ब्रिटेन एकमात्र देश ऐसा बचा हुआ था जो कि जर्मनी के प्रभाव क्षेत्र से अभी बाहर था। बाकी पूरा वेस्ट यूरोप जर्मनी के सामने नतमस्तक खड़ा था कि भाई हम हार मान चुके हैं। इवन कि देखा जाए तो ब्रिटेन में भी लगभग अगर वहां की जनता का मनोबल इतना ऊपर नहीं होता और विंस्टन चर्चिल का नेतृत्व नहीं मिला होता तो शायद ब्रिटेन भी उसके आगे हार मान चुका था। लेकिन दो घटनाएं जिसने कि वर्ल्ड वॉर का पूरा सीन बदल के रख दिया, एक जर्मनी का रसिया की तरफ मूव करना, दूसरा जापान का पर्ल हार्बर पर अटैक करना। अब दो बड़ी महाशक्तियां भी जर्मनी के अगेंस्ट आ चुकी हैं और यहीं से सारा खेल बदल चुका था। लेकिन होता क्या है, यहां भी लोगों ने पॉलिटिक्स नहीं छोड़ा। पॉलिटिक्स कैसे नहीं छोड़ा, आप जरा देखो कि रसिया जो कि एक समाजवादी देश है, सोशलिस्ट कंट्री, दूसरी तरफ अमेरिका ब्रिटेन जैसे कैपिटलिस्ट देश जो कि एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, अब इनके बीच जो वैचारिक टकराहट वो अभी खत्म नहीं हुई। जिस समय जर्मनी ने इधर अटैक करना शुरू किया रसिया की तरफ, रसिया प्रतिरोध कर रहा था, लेकिन वो चाहता था कि भाई अमेरिका और ब्रिटेन वो दबाव बनाए इधर की तरफ से जर्मनी पे, तो शायद जर्मनी का प्रेशर रसिया से खत्म हो जाएगा। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ये चाहते थे कि भाई जो नाजी हैं उनसे लड़ने में समाजवादियों की शक्ति थोड़ी और कमजोर हो जाए। ठीक है, लेकिन हुआ उल्टा, रसिया जीतते हुए आगे बढ़ता गया और लगभग जर्मनी के मेट तक पहुंच गया। वर्ल्ड वॉर की समाप्ति होती है और वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश कहते हैं कि भाई अब तो वॉर समाप्त हो चुका है, रसिया को वापस चले जाना चाहिए। लेकिन रसिया अब वापस जाने को तैयार नहीं था। वो चाहता था कि भाई वॉर के बीच में ही जिस तरह से आप लोगों ने रसिया को मरने के लिए छोड़ दिया, तो यहां पे अब समाजवादी पहरा बिठाना जरूरी है। वॉर अगर देखो कि एक नए अंदाज में बढ़ चुका है, ठीक है, जिसको हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। अब पूरी की पूरी दुनिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाती। ऐसा विभाजन अगर देखो कि पूरे दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार अगर देखा जाए कि ईसाई धर्म में
जब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों का विभाजन हुआ था तो पूरा यूरोप दो टुकड़े में बटा था, सिर्फ धार्मिक आधार पर। दूसरी बार अगर देखा जाए कि पूरा यूरोप दो पार्ट में अगर डिवाइड हुआ, वो था विचारधारा के आधार पर। एक तरफ समाजवादी देशों का अलग दुनिया थी, दूसरी तरफ पूंजीवादी देशों ने अपना पहरा लगा लिया कि भाई किसी भी तरीके से सोशलिज्म का प्रसार यूरोप में अब न हो। अब पूरी दुनिया दो पार्ट में डिवाइड हो गई, इससे पहले कभी ऐसा विभाजन नहीं देखा गया था। अब अगर देखा जाए कि इन दोनों में शुरुआत होती है कोल्ड वॉर की। पूरी दुनिया को देखो तो दुनिया लगभग जर्मनी के आसपास, जर्मनी के अंदर भी एक दीवार बना दी गई जिसको आप वॉल ऑफ बर्लिन के नाम से जानते हो, और ये पूरा एरिया जहां पे रूस का प्रभाव क्षेत्र बढ़ गया, ठीक है। और उस जमाने में अगर देखो कि ये जो साथ में बाल्टिक कंट्री और यूक्रेन, ठीक है, ये सारे जो देश दे रहे हैं, रसिया कन्वर्ट हो चुका है यूएसएसआर में। ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हो यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। और जिन जगहों पे अगर देखा जाए एक कठपुतली सरकार बैठा रखी थी, जैसे अगर देखो कि जर्मनी का जो ये हिस्सा देख रहा है, ठीक है, जो ईस्ट जर्मनी है, यहां पे वॉल ऑफ बर्लिन बना दी गई और यहां पे समाजवादी सरकार थी। और वेस्ट जर्मनी में अगर देखा जाए तो पूंजीवादी सरकार थी। अब यहां से एक नए वॉर की शुरुआत होती जिसको आप कोल्ड वॉर के नाम से जानते हो, शीत युद्ध। अब हमारे दिमाग में एक बात आती है, आज भी आप रेगुलर सुनते हो कि भाई दुनिया कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं कि कोल्ड वॉर होता क्या है। तो भाई कोल्ड वॉर का मतलब होता है एक ऐसा मानसिक युद्ध, ठीक है, जिसने पूरी दुनिया को 1945 से लेकर 1990 तक परेशान करके रखा। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो डायरेक्ट अमेरिका और रसिया टकराने से बचते रहे, क्योंकि दोनों को पता था अगर टकराहट हुई तो दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, शायद दुनिया में कोई बचेगा ही नहीं। तो कोल्ड वॉर मानसिक युद्ध के रूप में चलता रहा। कुछ देशों को रसिया अपने साथ लेके आता था हेल्प करके, कुछ देशों को अमेरिका अपने साथ लेके आता था। तो विचारधारा के रूप में चलने वाले युद्ध को, ठीक है, हम कोल्ड वॉर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन कोल्ड वॉर के बीच में अगर देखा जाए तो 1945 के बाद रसिया समाजवादी देशों को मिला के कुछ देशों में अपना प्रभाव बनाता है और कुछ देशों पे यूक्रेन, बेलारूस, लाटविया, एस्टोनिया ऐसे देशों में अपनी जो सरकार बनाता है। हम इसको नाम देते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और यही कंडीशन 1990 तक बनी होती है। अब यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। दुनिया के सामने बहुत बड़े बड़े संकट आए, जैसे स्वेज नहर का संकट आया, स्वेज कैनाल का मुद्दा आया, वियतनाम वॉर हुआ। लेकिन एक अच्छी बात यह रही कि ये दोनों शक्तियां आमने सामने डायरेक्ट टकराने से बचती रही और कोल्ड वॉर के रूप में ही, विचारधारा की लड़ाई के रूप में यह मुद्दा आगे बढ़ता रहा। फिर अगर आप देखो कि 1980 में, 1980 में अगर देखा जाए तो रशियन इकोनॉमी या यूएसएसआर की इकोनॉमी दबाव में आ रही थी। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो अमेरिकन इकोनॉमी 1970 के दशक से ऊपर उठती जा रही थी, दूसरा अमेरिका ने अगर देखा जाए स्टार वॉर पॉलिसी की शुरुआत कर दी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि अंतरिक्ष में ढेर सारे सैटेलाइट छोड़ना। और अमेरिका ने अपना रक्षा बजट कम करने की बजाय और बढ़ा दिया, जिससे कि रसिया दबाव में आ गया। अगर आप 1980 के दशक को देखो तो एक तरफ रशियन इकोनॉमी बड़ी धीमी गति से पैरेलल बढ़ रही है और अमेरिकन इकोनॉमी अपने टेक्नोलॉजी के दम पे सीधे बूम पे थी। अब अमेरिका के प्रभाव में ज्यादा देश थे। 1980 में यूएसएसआर एक प्रकार से डाउनफॉल जा रहा था। अब इस समय होता क्या है कि 80 के दशक में अमेरिका बचने के लिए, रसिया अपने आप को यह शो करने से बचने के लिए कि रशियन इकोनॉमी डाउनफॉल जा रही है, रसिया ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना रसिया में कुछ नए शहरों का विकास किया जाए ताकि पश्चिमी शक्तियों का मुकाबला किया जा सके। ये मैप आपको जो मैंने सामने रखा हुआ, ये मैप है यूक्रेन का। एक तरफ इधर की तरफ आपको मिलता है यूरोप, और यूरोप के देशों में अगर देखा जाए इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए रसिया ने कुछ नई चीजों की शुरुआत कर दी। यहां पे अमेरिका ने, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये यूक्रेन है, और यहां पे है चेर्नोबिल, ठीक है। चेर्नोबिल में 1970 में अगर देखा जाए 1970 के समय में रसिया ने वहां पे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी थी। और रसिया ने यह सोचा कि यही आसपास कुछ ऐसे शहरों का विकास किया जा सके जो बाद में इकोनॉमिक हब के रूप में आगे बढ़ सके। इन्हीं शहर में, आपको शायद ये चित्र थोड़ा धुंधला नजर आ रहा होगा, तो मैं इस शहर का नाम लिख देता हूं, प्रिपिएट। ये जगह है, ये प्रिपिएट। और यहां आपको दिख रहा है चेर्नोबिल, जिस जमाने में रसिया ने चेर्नोबिल में एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की। और ये चेर्नोबिल यूएसएसआर का 9th एटॉमिक सिटी के रूप में बनने की कगार पे था।
एटॉमिक सिटी उस जमाने में ऐसे शहरों को कहते थे यूएसएसआर के दृष्टिकोण से जहां पे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट लगाए जाते थे, साथ में आसपास कुछ शहर बनाए जाते थे ताकि वहां पे एनर्जी हब के रूप में उस शहरों का विकास किया जा सके। अब ऐसे ही जरा देखो कि आप प्रिपियट शहर का विकास किया गया, एक नया शहर जहां पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाई गई, शहर में गार्डन्स लगाए गए और सब कुछ बड़ा ही कमाल का कर दिया गया। ठीक है, अब जरा सोचो आप कि प्रिपियट शहर बड़ी तेजी से यूरोप के मैप में आगे बढ़ता है और जरा देखो आप कि ये शहर यहां से, ये यूक्रेन है और यूक्रेन यहां से अगर देखो आपकी यूरोप में बाकी देश पोलैंड वगैरह की शुरुआत होती है जो कि यूएसएसआर के बजाय यूएसए के प्रभाव में थे। अब ये शहर प्रिपेड जो होता है बड़ी तेजी से डेवलप होता है, लगभग उस जमाने में 50,000 लोगों को प्रिपेड शहर में बसा दिया गया। ठीक है, लगा कि प्रिपेड शायद यूरोपीय शक्तियों का मुकाबला करने के लिए, यूरोपीय शक्तियों पे इकोनॉमिक दबाव बनाने के लिए सफिशिएंट होगा। लेकिन 1986 में यूएसएसआर ने यहाँ पे एक बड़ा जो प्रोजेक्ट लगाया था, यहाँ पे कुछ नए साइंटिस्ट भेजे जाते हैं और एक दिक्कत होती है कि यूएसएसआर को पता नहीं क्या समझ में आता, जो कि कम एज के लोग थे, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इन लोगों को यहाँ का प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया। और चेरनोबिल में एक रात 1986 में रात के लगभग 1 से 2 के बीच में वहाँ पे रेगुलर की जो टेस्टिंग होती है कि भाई अगर कोई दुर्घटना होगी तो हम कैसे बचाव करेंगे। ठीक है, इस प्रिपेड शहर के दूर के चेरनोबिल शहर में ये टेस्टिंग चल रही थी और जो डेली बेसिस के जो रूटीन फॉलो किए जाते थे, रूटीन में जो सेफ्टी का ध्यान रखा जाता था, उसको उस दिन नज़रअंदाज कर दिया गया। जरा सोचो आप कि अचानक से रिएक्टर में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ और जो रिएक्टर के जो रॉड होते, हम यहाँ पे ये नहीं फंसेंगे, हम फिजिक्स की दुनिया में नहीं जाएंगे कि हुआ क्या था, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं क्योंकि रिएक्टर में जो रॉड वगैरह थे उनका टेम्परेचर अचानक से बहुत हाई हो गया। ठीक है, अब जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनकी रॉड को ठंडा कर रखने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है। जरा सोचो आपकी पानी का जो छिड़काव किया गया, रॉड इतने गर्म थे जब पानी में रखा गया कि कई गैलन पानी कुछ सेकेंडों में ही, ज्यादा नहीं कुछ सेकेंड में ही अचानक से भाप बन के उड़ने लगे। और प्रोजेक्ट मैनेजर से यह गलती उन्होंने ऑटो मोड पे रिएक्टर को डाल दिया। ऑटो मोड पे डालने का मतलब था कि सब कुछ कंट्रोल के बाहर था। एक छोटी सी चीज चूक हुई कि जो कम एक्सपीरियंस होल्डर लोग थे उन लोगों को प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई, वो टेस्टिंग कर रहे थे और अचानक से टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि सब कुछ तहस नहस की कागार पे हो गया। अब मैं आपको कुछ चीजें और दिखाना चाहता हूं कि ये जो शहर देख रहे हो आप, ये है दूर बसा हुआ ये जो चेरनोबिल प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हो, ये चेरनोबिल प्रोजेक्ट है जहां पे ये दुर्घटना हुई थी। और यहां पे ये लोग आमतौर पे इनको लग रहा है कि भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, चलो हम इसको बचाव कर सकते हैं। कि ये जो प्रिपेड शहर के रहने वाले लोग थे, इनको दूर से देखने पे ये लगा कि शायद वहां जो चेरनोबिल है वहां पे किसी फैक्ट्री वगैरह में आग लग गई है। तो ये लोग, एक ब्रिज है, ठीक है, उस ब्रिज पे खड़े होकर देख रहे थे कि भाई जल्दी ही आग बुझ जाएगी, मुद्दा शांत हो जाएगा। लेकिन उनको पता नहीं था वो मौत को अपनी दावत दे रहे थे। अब आप बोलोगे सर जहां पे कहीं न्यूक्लियर विस्फोट होता है वहां तो बड़ी तबाही आ जानी चाहिए, बहुत बड़ा विस्फोट होना चाहिए। तो भाई आप अगर साइंस के स्टूडेंट होगे तो पता होगा, जहां भी कहीं, इवन कि जापान में भी एक छोटे से स्टेडियम को ले लो या छोटा सा एरिया ले लो जहां बम गिराया जाता है, वहां तो आप देखोगे धमाका होगा, लेकिन वो धमाका कुछ नहीं होता, वो तो कुछ सेकंड में मर गए लोग। खेल असली शुरू होता उस धमाके के बाद, जब चेन रिएक्शन शुरू होता है और एटॉमिक पार्टिकल्स दूर फैलना शुरू होते हैं। जरा सोचो आप कि 2 मिनट के बाद जो उसके संपर्क में आया, ठीक है, किसी की स्किन उधड़ जाती है, आंखें बाहर निकल आती हैं। और जरा सोचो कि आपको वहां से 10 किलोमीटर दूर आपको लग रहा है यार कुछ धमाका सा हुआ। जरा सोचो जो आप रेडिएशन वाले पार्टिकल्स अपने अंदर लेते हो तो अचानक से आपका फेफड़ा काम करना बंद होता है। अगर आपने कस के खांस भी दिया तो अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, या अगर ज्यादा नजदीक हो तो स्किन जलनी शुरू हो जाएगी। तो इन चीजों में जहां पे ऐसे विस्फोट होते हैं, कोई ऐसा बड़ा विस्फोट नहीं होता, खेल तो उस छोटे से विस्फोट के बाद शुरू होता है, ठीक है। चेरनोबिल में भी ऐसा हुआ कि प्रिपेड शहर के लोग जो उस समय एक ब्रिज था, उस ब्रिज पे खड़े होकर देख रहे थे कि भाई आखिर हो क्या रहा है, फैक्ट्री की आग बुझ जाए। उनको पता नहीं था कि अपनी मौत को दावत दे रहे हैं, ठीक है। कुछ समय के बाद उन लोगों की भी डेथ होनी शुरू हो गई, ठीक है। और जो लोग वहां थे चेरनोबिल में काम कर, जो फायर फाइटर्स होते, फायर फाइटर्स वगैरह ने लगा कि भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, हम आग को बुझा देते। जो फायर फाइटर से प्रोजेक्ट के पास पहुंचे और वहीं पे उनकी डेथ होनी शुरू हो गई, किसी की स्किन
उधड़नी शुरू हो गई, कहीं दाने निकलने शुरू हो गए और एट ए टाइम लोगों की मौत होनी शुरू हो गई। ठीक है, अब जरा सोचो कि रसिया ने क्या किया। रसिया के जो चेर्नोबिल के ऑफिसर्स थे, इन लोगों ने काफी दिन तक मुद्दे को दबाए रखा, इवन की हायर अथॉरिटी को बताया ही नहीं कि वहां हुआ क्या। ठीक है, 2-3 दिन के बाद यूएसएसआर के अपर लेवल के अधिकारियों को मालूम चला, गवर्नमेंट को मालूम चला कि भाई चेर्नोबिल में एक बड़ी दुर्घटना हो गई है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद भी रसिया ने इन चीजों को छुपा के रखा, लेकिन हवा के थ्रू जो एटॉमिक पार्टिकल हैं वो स्वीडन तक पहुंच गए, जो वहां से 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे था। और स्वीडन में जब लोगों को लगा कि रेडिएशन वाली, कुछ साइंटिस्ट को लगा कि कुछ चीजें आ रही हैं, कहीं ना कहीं दुर्घटना हुई, तो समय था कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर की वजह से अमेरिकन मीडिया, यूरोप की मीडिया ने इस चीज को उभारना शुरू किया कि यूएसएसआर में कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है जिसकी वजह से ऐसी दुर्घटना हुई। जरा सोचो आप कि अब इससे बचने का उपाय क्या था। यूएसएसआर ने 2-3 दिन बाद कदम उठाए, अपनी पूरी की पूरी एयरफोर्स लगा दी कि भाई जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चेर्नोबिल का मेन एरिया है, तो ये कहा गया हेलीकॉप्टर से अगर रेत और मिट्टी डाली जाए तो समस्या सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको छोटा सा इंटरेस्टिंग वाक्य बता रहा हूं। जब वहां की एयरफोर्स के एक ऑफिसर साइंटिस्ट के पास गए और बोले कि हमने 1 हफ्ते के अंदर इस पे 150 टन मिट्टी डाल दी है, अब समय खत्म हो चुका है, शायद अब कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला। वहां के साइंटिस्ट ने कहा कि आप अभी इस चीज को समझ नहीं रहे हो, आपने जो काम किया है वो ऐसे ही है कि एक हाथी सड़क पे चला जा रहा है, ठीक है, और 2-4 लोग उसको हाथ से मारे जा रहे हैं और हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जो 150 टन जो आपने मिट्टी गिराई है वो तो कुछ है ही नहीं। एक्चुअल में 5000 टन से ऊपर आपको मिट्टी और रेत डालनी पड़ेगी, तब जाके शायद आप इन चीजों से मुक्त हो सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है। खैर, चेर्नोबिल हमें बताने का मकसद ये था कि समस्या को आप समझ सको। चेर्नोबिल दुर्घटना के आपको कुछ अंश दिखाता हूं मैं, आप ये देख सकते हो। यह जो शहर आपने देखा प्रिपियट, इस शहर को भी 4 दिन के बाद पूरी तरह खाली कर दिया गया और ये पूरा का पूरा घोस्ट टाउन है। आपने देखा होगा जब भी हम घोस्ट टाउन की बात करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में कुलधारा है राजस्थान में, तो नाम देख के लगता है कोई भूतहा शहर, ठीक है, कि हॉरर का नाम लिया नहीं कि भूतों की छवि आने लगती। लेकिन ये जो शहर है शायद उससे भी कहीं ज्यादा डरावनी। जैसे आपको एक नजारा दिखाता हूं, ये शहर आज भी खाली है प्रिपेयर्ड। अभी थोड़ा सा यूक्रेन की गवर्नमेंट ने टूरिज्म वगैरह के लिए इसको खोल दिया है, लोग वहां जाते हैं, लेकिन चूंकि प्रिपेयर्ड में थोड़ा सा रेडिएशन कम हो चुका है इतने सालों के बाद, तो टूरिस्ट अपना जान जोखिम लेके जाते हैं, रेडिएशन मीटर लेके जाते हैं, लोग वहां घूमते फिरते हैं और देखते हैं कि जो ही रेडिएशन कुछ ज्यादा हुआ, ठीक है, वो वहां से निकल लेते हैं। ठीक है, अब जरा सोचो कि ये जो नजारा आप देख रहे हो, ये 1997 की तस्वीर है जो आपको दिख रही थी, और ये 2011 की तस्वीर है। आज भी चीजें वही हैं, जो आपको बुक्स वगैरह सेल्फ में दिख रहे हैं, सब कुछ वैसे ही नजर आएगा, कुछ भी छुआ नहीं गया। फिर जरा देखो कि आप को एक दूसरा नजारा, ये वहां पे उसमें प्रिपेयर्ड शहर में, चूंकि एक मॉडर्न शहर था, एक प्लेग्राउंड बनाया गया, बच्चों को खेलने के लिए जगह बनाई गई, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के सेंटर बनाए गए, आज भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज जो रेडिएशन होता है, चाहे कोई जानवर है, आपको नेट पे ढेर सारी तस्वीर मिल जाएंगी उनके, ऐसा नहीं कि जो जानवर रह रहे थे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके शरीर पे बड़े बड़े दाने निकलने शुरू हो गए। और किस हाल में, चूंकि कभी भी रेडिएशन होता है आपके डीएनए की संरचना को तोड़ देता है और डीएनए ही आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। जरा सोचो, कैंसर बीमारियां जितनी हो सकती थी, जितना आपने इमेजिन किया होगा उससे कहीं ज्यादा समस्या आनी शुरू हुई। आपको एक नजारा दिखेगा कि लोगों को, बच्चों की सारी जो जेनेटिक्स है वही चेंज हो गई। आपको ये नजारा दिख रहा होगा, इस बच्चे की हालत। मेरे पास कुछ और भी पिक्चर्स है जो आपको चेर्नोबिल का दर्शन कराएंगे कि चेर्नोबिल एक्चुअल है क्या, और ऐसी समस्या प्रिपेयर्ड में भी हुई। ठीक है, अब मुद्दा ये आता है कि भाई जब ये इतना खतरनाक समय है, अब हम आते हैं करंट मुद्दे पे बच्चों, जो हमें आज का टॉपिक था, जो हमें पढ़ाना था, कि आखिर ये जो शहर है, जिस शहर को आपने देखा कि भाई इतना भयानक शहर है चेर्नोबिल और ये प्रिपेयर्ड, जहां कोई रहता नहीं, ये घोस्ट टाउन है। ठीक है, अब रसिया, आपको 4 दिन पहले की न्यूज है, रसिया ने यह कहा है हम चेर्नोबिल के रास्ते यूक्रेन पे अटैक करेंगे। अब आपको लगेगा कि सर चेर्नोबिल का रास्ता ही क्यों, यहां तो कोई रहता ही नहीं। जरा सोचो आप कि यहां पे सोल्जर्स भी नहीं रहते, एक प्रकार से कहते हैं नो मैंस लैंड है, कोई नहीं रहता। ठीक है, और रसिया जो चाहता है
कि वो अटैक करे इस तरफ से होते हुए। अब आपके दिमाग में आएगा सर क्यों अटैक करना चाहता है? तो एक जो सबसे बड़ी चीज, ये जो राजधानी क्यों देख रहे हो आप, अगर इस रास्ते से रसिया अटैक करता है तो कुल ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटे के अंदर लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। अगर इस रास्ते से इंटर करता है क्यू की तरफ तो इतने देर के अंदर वो क्यू पे पहुंच जाएगा, और एक बार राजधानी पे कब्जा कर लेता है तो यूक्रेन मजबूर होगा पूरी तरह से गुलामी के बंदिशों में बनने के लिए। अब आपके दिमाग में एक चीज ये भी आएगा कि सर ये जो प्रिपियट है और चेर्नोबिल ये तो इधर है, ऊपर बेलारूस है, रसिया तो यहां, वो इधर से क्यों आना चाहता? तो आपके लिए करंट अफेयर के लिए एक नॉलेज दे दूं, अभी जो बेलारूस की गवर्नमेंट वो पूरी तरह से रसिया के सपोर्ट में वहां के जो प्रेसिडेंट हैं अभी दुनिया के सबसे करप्ट प्रेसिडेंट के रूप में जाने जाते हैं। रसिया जो चाहता है वो वही करते हैं, पूरी तरह से रसिया के फेवर में, करप्शन हाई लेवल पे है। और उम्मीद ये की जा रही है कि अगर रसिया इस पे अटैक करेगा तो बेलारूस भी उसका साथ देगा और आर्मी यहीं से अटैक करेगी। अब जरा इमेजिन करो कि यहां पे रशियन फोर्सेस इकट्ठा हैं, ठीक है, तो यहां से उसको यहां पहुंचने में कितना देर लगेगा? तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, रसिया जो है बड़े आराम से क्यू को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन जरा सोचो कि दिक्कत क्या है। अभी प्रेजेंट टाइम में रसिया का जो प्लान है, अभी कल की न्यूज है कि जर्मन मीडिया ने इस चीज का खुलासा किया है कि भाई आखिर रसिया चाहता क्या है। तो रसिया का जो प्लान है, एक तो व्लादिमीर पुतिन को जान लो आप कि 1990 में जिस समय रसिया खत्म हुआ था, ठीक है, और यूएसएसआर खत्म हुआ, रसिया आया, तो व्लादिमीर पुतिन के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। 2000 के बाद वो पावर में आते हैं और जितने भी तरीके, साम दाम दंड भेद, पेट्रोल की राजनीति, सब करके रसिया को इन्होंने सुपर पावर बना दिया, ठीक है। और आज रसिया का प्लान वही है कि जिन सेक्टर से परेशान था, ठीक है, उन जगहों पे कब्जा किया जाए। इसका नजारा आप 2014 में आप देख चुके होंगे। ये जो क्रीमिया का एरिया है, क्रीमिया बहुत पहले रसिया ने यूरोपीय महाशक्तियों से लड़ाई करके जीता था। अब जरा देखो कि पहले यूक्रेन पार्ट हुआ करता था, मैप में आपको क्रीमिया रसिया का पार्ट दिख रहा है, ये नया मैप है। अभी कुछ दिन पहले तक क्रीमिया जो था यूक्रेन का पार्ट है, 2014 के पहले। अब क्रीमिया पे क्या है, क्रीमिया को अगर देखा जाए तो पहले जो क्रीमिया का एरिया होता था वो था यूक्रेन का। यूक्रेन का मतलब रसिया का पार्ट था यूक्रेन, तो उसके पार्ट में इसको मिला दिया गया। और जब 1990 में रसिया से 15 देशों का विभाजन हुआ, उनमें से एक एरिया यूक्रेन भी निकला, ठीक है। और यूक्रेन में यहां रहने वाले लोग भी रसियन मूल के लोग थे। यही रीजन है 2014 में रसिया ने इस एरिया पे कब्जा कर लिया। बहुत ज्यादा वर्ल्ड लेवल पे विवाद भी हुआ, इवन की G8 में रसिया था। अमेरिका, यूरोप वगैरह के दबाव से रसिया को इस जगह से बाहर कर दिया गया। और आज जो G8 आप देखते हो 1975 बनाया गया, दुनिया के सबसे पावरफुल देश इसके मेंबर हैं, वो G8 से G7 में कन्वर्ट होकर रह गया, ठीक है। अब क्रीमिया पे तो कब्जा कर लिया। अब जो व्लादिमीर पुतिन का जो प्लान है वो ये है कि यूक्रेन के जो बड़े शहर है, जो भी आपको बड़े शहर दिख रहे हैं, वो चाहता है कि यहां पे एक बार सेना इंटर कर जाए और मैक्सिमम जगहों पे अपनी आर्मी की घेराबंदी कर दिया जाए। और चूंकि यूक्रेन में भी क्या है कि बहुत सारे लोग रसिया के सपोर्टर हैं, क्योंकि ये तो रसिया का पार्ट था, तो रसिया के सपोर्टर तो आज भी हैं। तो यहां भी कोई कठपुतली गवर्नमेंट बना दिया जाए जिससे कि यूरोपीय शक्तियों का मुकाबला हो सके, अमेरिका का मुकाबला हो सके। दिक्कत एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ कहां से, शुरुआत कहां से होती है, एक संगठन है नाटो। 1949 में इसको बनाया गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कोल्ड वॉर के समय में यूरोप और अमेरिका की शक्तियां ने मिलकर बनाया ताकि बाकी लोगों का मुकाबला किया जा सके। जरा सोचो कि अभी बात चल रही है यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो चीजें बहुत गड़बड़ हो जाएंगी। और जरा सोचो आप कि रसिया के बगल में ही, पड़ोस में एक ऐसा देश आ जाएगा जो कि इनका मुकाबला कर सकेगा, ठीक है, यूएसएसआर या बाकी देशों का, या रसिया जैसे देशों का मुकाबला कर सकेगा। अमेरिका का दबाव रसिया के ऊपर बढ़ जाएगा। तो अमेरिका इस चीज को लेके बहुत ज्यादा विरोध में है। अभी आपने देखा कि कल जो मीटिंग भी हो रही थी फ्रांस और रसिया के राष्ट्रपति की, पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति की, वहां भी रसिया ने यही मुद्दा उठाया कि हमारी सिक्योरिटी का भी पूरी दुनिया को ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको नाटो का मेंबर बनाया जाए। दूसरा, इसके बाद जो मुद्दा आ रहा है कि मैंने बता दिया आपको कि क्यों चेर्नोबिल के थ्रू वो अटैक करना चाहता है, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे के अंदर वो क्यू पे अटैक कर लेगा, इस पे कब्जा कर लेगा। अब समस्या क्या आ रही है,
समस्या ये है चाइना। अभी आपने देखा कोरोना पीरियड के बाद या कोरोना पीरियड में, कोरोना पीरियड तो खैर अभी चल ही रहा, चाइना के ऊपर एक इंटरनेशनल प्रेशर भी है। दूसरा प्रेशर अमेरिका का प्रेशर है। हर जगह चाइना और अमेरिका में टकराव हो रहे हैं। पहले उन दोनों के बीच करेंसी वॉर चला, जो अभी भी चल रहा है। उसके बाद ट्रेड वॉर चल रहा है। अमेरिका ने चाइना का मुकाबला करने के लिए क्वाड जैसे संगठन का भी गठन कर लिया, तो चाइना भी दबाव में है। और अभी चाइना में विंटर ओलंपिक हो रहे हैं, तो पूरी दुनिया की नजर चाइना पे। चाइना इन चीजों से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए, आपने देखा होगा उद्घाटन समारोह के समय भी व्लादिमीर पुतिन भी चाइना गए हुए थे और उन्होंने बड़े आराम से चाइना का सपोर्ट पा लिया। तो एक जो नया कोल्ड वॉर शुरू होने वाला है, ठीक है, उस वॉर में चाइना और रसिया दोनों एक साथ खड़े हो गए। दूसरा, यहां पे पेट्रोल की राजनीति भी हो सकती है। इसका नतीजा क्या निकलेगा हम कुछ नहीं कह सकते। फिर अगर देखो कि यूरोप बहुत ज्यादा दबाव में, ठीक है, क्योंकि वॉर जो होगा वो यूरोप की भूमि से लड़ा जाएगा, अमेरिका का कुछ नहीं बिगड़ना, ठीक है। तो यूरोप के देश ज्यादा दबाव में है कि ये वॉर नहीं होना चाहिए। यूक्रेन का मुद्दा किसी तरह सॉल्व किया जाए, क्योंकि यूक्रेन में चाइना और रसिया यूक्रेन के माध्यम से फिर एक तरीके से प्रवेश करेंगे। और इस जगहों पे इंडिया के ऊपर भी बहुत दबाव है कि इंडिया रसिया जैसे अपने पुराने दोस्तों का साथ दे या अमेरिका का साथ दे। अभी आपने देखा होगा यूएन काउंसिल में जो वोटिंग हुई, वहां पे इंडिया ने अनुपस्थित रहा, उसने किसी को वोट नहीं किया, ना तो सपोर्ट में ना तो अगेंस्ट। तो इंडिया के लिए अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत भी है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी परीक्षा है अपने आप को बचाने के लिए। तो दोस्तों, हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई वर्ल्ड वॉर हो सकता है, लेकिन अभी के समय में पूरी दुनिया दो पार्ट में डिवाइड है। एक तरफ अमेरिका के साथ देश है, यूरोप के देश है, और दूसरी तरफ रसिया चाइना जैसे देश एक हो चुके हैं। रसिया फिर से यूएसएसआर वाली अपनी कंडीशन को पाना चाहता है। चाइना इसी के माध्यम से, क्योंकि चाइना खुद वॉर नहीं करेगा, कभी उत्तर कोरिया के माध्यम से अमेरिका पे दबाव बनाता है, पाकिस्तान के माध्यम से इंडिया पे प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास करता है, ठीक है। और चाइना किसी तरीके से कोरोना का जो दाग लगा हुआ है कि वुहान सिटी से कहीं निकला हुआ है, इससे भी देशों का दिमाग हटाना चाहता है और पूरे सिनेरियो को अलग ही क्रिएट करने का माहौल बना रखा है, ठीक है। तो दोस्तों, ये था, मैंने आपको बताया चेर्नोबिल के बारे में कि चेर्नोबिल की प्रॉब्लम है क्या, क्यों चेर्नोबिल पर रसिया कब्जा करना चाहता है, ठीक है। चेर्नोबिल में इतनी समस्या, अगर वॉर हो गया तो जरा सोचो आप कि यहां की जो कंडीशन है कि चेर्नोबिल में वैसे तो कोई नहीं रहता, नो मैंस लैंड है, रसिया के लिए बड़ा आसान है। लेकिन जरा सोचो कि जब यूक्रेन अपनी आर्मी लगाएगा तो यहां पे एक नई समस्या हो सकती है। सैनिकों को एक तरफ से रसिया से लड़ना है और दूसरी रेडिएशन से लड़ना है, किससे मरेंगे पता नहीं, ठीक है। हां, एक जगह ऐसा हो सकता है कि रशियन आर्मी को यहां उलझा दिया जाए और यहां पे यूक्रेन की फोर्सेस कड़ाई से मुकाबला करें, तो शायद रसिया का नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहां रेडिएशन ज्यादा है। लेकिन इसकी संभावना कम लगती है, क्योंकि रसिया के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। वो ऐसी चीजों का यूज करेगा कि उनके सैनिकों के ऊपर रेडिएशन का ज्यादा प्रभाव न पड़े। यूक्रेन के पास अभी भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। यूक्रेन को अपने आप का बचाव करने के लिए अमेरिका और यूरोप जैसे देशों का सहयोग चाहिए होगा, ताकि वो अपने आप को बचा सके, ठीक है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वर्ल्ड वॉर थर्ड की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि शायद रसिया, चाइना, अमेरिका सभी देशों को संयम के साथ काम लेना होगा। और पूरी दुनिया में कोरोना से पूरी दुनिया टूट रही है, इस चीज से बचाव करना होगा, ठीक है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, 11 फरवरी से कमल मालवीय सर कुछ बैचेस लेके आ रहे हैं मालवीय क्लासेस में, ठीक है, CHSL के लिए और CGL के लिए, ठीक है। और मेरी जो क्लास है आपको आगे से कंटिन्यू मिलेगी। जैसे आपने मैराथन क्लास मेरी देखी थी शाम को 8 बजे, क्योंकि मुझे लगता है ये जो शाम का टाइम है सबसे परफेक्ट टाइमिंग है, ठीक है। दोस्तों, मिलते फिर अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।